आलम पटना से बोल रहा हूँ। मैंने आज मोहिनी मैम से बात किया है फ्री कंसल्टेशन में। तो जो मेरे मन में प्रश्न थे, जो क्वेश्चन थे, उनका उन्होंने 100% राइट सोल्यूशन दिया, जिससे मैं 100 मिलियन % सेटिस्फाई हूँ। और जिस तरह से मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मैम ने एडवाइस दिया है, मैं काफ़ी खुश हूँ और उस राय से। और मैं भगवान से ये विनती करता हूँ कि इस तरह से जो उन्होंने हम जैसे लोगों के साथ हेल्प दे करने का काम किया, भगवान उनको लंबी आयु दे। और मैं उनको अपने मन से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। थैंक्स मोहिनी मैम। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और सरकारी नौकरी के चलते अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो क्या आपकी जॉब चली जाएगी? इसी तरह से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उस नौकरी की तैयारी के चलते आपके ऊपर या तो कोई पहले से केस पेंडिंग था या एग्ज़ाम देने के बाद आपके ऊपर कोई केस क्रिमिनल नेचर का लग गया, तो क्या आपकी जॉब चली जाएगी? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अक्सर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब भी मैं वीडियो देखती हूँ और वीडियो देखने के दौरान जब मैं ये पाती हूँ कि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने आप सभी के लिए आज की ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके और आप अपने आप को किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार कर लें। वीडियो में चलने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी। जैसा कि इस संडे को लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने आप सभी को बताया था कि लीगल फ्रेटर्निटी यानी कि लीगल फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए मुझे 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी खुशी में मैं आप सभी अपने प्यारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं फ्री लीगल कंसल्टेंसी देने की सीरीज चला रही हूं। और मैं अभी तक 10 लोगों को फ्री लीगल कंसल्टेंसी दे चुकी हूं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं रिंकू जी, जो कि पटना में रहते हैं, उनकी वीडियो, जिनसे मैंने बातचीत की थी और उन्होंने अपने विचार एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष भेजे हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे मैंने आप सभी लोगों को शुरुआत में बताया कि जब आप सरकारी नौकरी पर होते हैं और अगर आपके ऊपर कोई केस हो जाए या आपकी पत्नी आपके ऊपर केस कर दे, तो क्या होगा? क्या सरकार जॉब चली जाएगी? इसी तरह से आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर केस लगा हुआ है, या आपको बाद में आपके ऊपर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल नेचर का केस लग गया, तो क्या हो सकता है? ये सारी बातें मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगी एक एग्जाम्पल के तरीके। मान लीजिए, सबसे पहले हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक नरेश जी हैं, नरेश जी गवर्नमेंट जॉब पर हैं और गवर्नमेंट जॉब पर चलते चलते अचानक उनके ऊपर कोई भी एक क्रिमिनल नेचर का केस हो गया। यहाँ एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी सिविल नेचर का केस है, यानी कि दीवानी मुकदमा है, तो उसका आपकी जॉब पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी प्रभाव थोड़ा या ज़्यादा पड़ेगा तो वो क्रिमिनल नेचर के केस पे पड़ेगा। तो वापस जंप करते हैं एग्जाम्पल की ओर। नरेश जी सरकारी जॉब पर हैं, उनके ऊपर एक क्रिमिनल नेचर का केस लग गया। अब एक केस लगने के बाद वो दोषी तो साबित नहीं हुए। सिर्फ एक केस फाइल हो जाने से कभी भी सरकारी जॉब पर कोई भी परेशानी नहीं आती। तो आप सभी अपने जहन से ये शंकाएं निकाल दीजिए कि आप सरकारी जॉब पर हैं, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल नेचर का केस हो गया तो आपकी जॉब चली जाएगी। बिल्कुल नहीं जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। आप सरकारी जॉब पर हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा केस लग गया जिसमें आप गिरफ्तार हो गए, आपको डिटेंशन में भेज दिया गया, आपको 24 घंटे के लिए जेल में भेज दिया गया, या 24 घंटे से ज़्यादा भेज दिया गया। मतलब मिनिमम 24 घंटे ज़रूरी है। ये अगर जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ मिनिमम 24 घंटे जेल जाने के बाद की है। तो यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सस्पेंशन हो सकता है, जॉब आपकी फिर भी नहीं जाएगी। और ये सस्पेंशन कब होगा? ये सस्पेंशन होगा आपकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद। यानी कि अगर आप सरकारी जॉब में हैं और आपके ऊपर कोई भी एक केस
फाइल हो गया क्रिमिनल नेचर का, तो उसके बाद आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक इंटरनल एक कमेटी बिठाएगा, और वो डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने के बाद ये चीज़ एसेस करने की या ये चीज़ देखने की कोशिश करेगा कि क्योंकि आप सरकारी नौकरी पर हैं, एक अच्छे ओहदे पर हैं, और उस ओहदे का प्रयोग करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो क्रिमिनल है जो कंप्लेनेंट है आप उस पर अपनी नौकरी का प्रभाव डालेंगे, धमकाएंगे या आप मिसयूज़ कर लेंगे। अगर कहीं पर भी ऐसी बात पाई जाती है कि आप अपने इस सरकारी पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर सस्पेंशन आपका हो सकता है। लेकिन फिर से एक बात दोहराऊंगी कि यहाँ पर आपकी जॉब नहीं जा रही है, सिर्फ आपको सस्पेंड किया जा रहा है। सिर्फ इस चीज़ को देखते हुए आपकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसके बाद, कि आप अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कंप्लेनेंट के ऊपर प्रभाव डालने में ना कर पाए। अब एक और सिचुएशन की बात करते हैं। मान लीजिए कि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपकी जॉब लगी नहीं है, लेकिन आपकी कभी भी जॉब लग सकती है। अब यहाँ आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपने क्या, एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आपने क्या किया कि अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपकी जॉब निकली, जॉब निकलते ही आपने उसमें अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स बहुत मैंडेटरी हैं बतानी। हमेशा क्या होता है कि जब भी फॉर्म होता है तो ज़्यादातर फॉर्म्स में ये ऑप्शन लिखा होता है कि क्या आपके ऊपर किसी तरह का क्रिमिनल नेचर का केस चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो कौन सा, और उसमें आप दोषमुक्त हुए हैं या आप कन्विक्टेड हो गए हैं या दोषी सिद्ध हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिटेल्स हैं, आपको सरकारी नौकरी में जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उस समय बताना बहुत ही मैंडेटरी है। मान लीजिए कि कोई एक केस आपके ऊपर तब लगा कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय पे आपके ऊपर कोई भी केस नहीं था, लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आप उसमें क्लियर कर गए और इंटरव्यू भी मान लीजिए हो गया, लेकिन आपने अभी तक डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया है। अब आपको अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने से पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में आपसे फिर दोबारा से सारी बातें पूछी जाती हैं कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल नेचर का केस पेंडिंग है, अगर है तो कौन सा, हुआ है या नहीं हुआ है, आप किसी क्रिमिनल नेचर के केस में कभी कन्विक्टेड या एक्विटल तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी दोबारा से पूछी जाती हैं जब आप किसी भी सरकारी नौकरी में जब आप सिलेक्ट हो जाते हो और जब ज्वाइनिंग करते हो उससे पहले। यहाँ बहुत सारे लोग कई बार थोड़ी सी शानपंती कर देते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर एक क्रिमिनल नेचर का केस चला था और उसके अंदर मान लीजिए मैं दोष मुक्त हो गया, तो अगर मैं इस डिक्लेरेशन फॉर्म पे ये भर दूंगा कि मेरे ऊपर एक केस चला था तो मेरा इस बात का सरकारी नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है मुझे जॉब ना मिले। यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म पर ये लिखा है कि कोई केस पेंडिंग था या नहीं था, वटएवर जो भी आप चाहते हैं वो लिख दीजिए, लेकिन जो आपका कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन होगा आपके जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर ये डिक्लेरेशन फॉर्म भेजा जाता है इंक्वायरी करने के लिए। और जब वहाँ पर इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी होने में ये बात बहुत क्लियरली निकल के सामने आ जाती है कि आपके ऊपर कोई केस कभी पेंडिंग था या नहीं था। अगर पेंडिंग था तो वो अभी भी पेंडिंग है या उसमें कुछ फैसला आ चुका है, आप एक्विटल हो चुके हैं या आप कन्विक्टेड हो चुके हैं। तो आप बिल्कुल ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये चालाकी करने की अगर सोच भी रहे थे तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि आपके झूठ बोलने से सरकारी जॉब पर ज़रूर असर पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई केस पेंडिंग है तो उससे आपकी सरकारी जॉब पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। जितनी भी सिचुएशंस की चर्चा मैंने अभी तक आपके साथ की, वो सारी सिचुएशंस वो थी कि आपके ऊपर कि आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका केस पेंडिंग है। अब हम बात करते हैं कि कन्विक्शन, यानी कि अब आपका जो केस पेंडिंग था उसमें आपको कन्विक्शन हो चुकी है, यानी कि आपको दोषी साबित किया जा सकता है। तो क्या यहाँ पर आपको जॉब चली जाएगी? इस बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे ही कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड होता है कोर्ट में,
तो वो फ़ौरन भागता है अपील करने के लिए, क्योंकि उसके पास ये एक राइट होता है, लीगल राइट है उसके पास कि अगर वो किसी भी केस में सज़ा याफ्ता है तो वो जाकर के वहाँ पे अपील कर सकता है। अब जब वो अपील करेगा तो वहाँ पे सबसे पहले वो स्टे मांगेगा कि जो मेरी सज़ा निचली कोर्ट ने निर्धारित की है उस सज़ा पर अभी के लिए स्टे लगा दिया जाए, हो सकता है स्टे मिल जाए। तो अब एक तो ये सिचुएशन हो गई कि आपके ऊपर कन्विक्शन हो गया और स्टे हो गया, या यहाँ पर एक दूसरी बात भी हो सकती है कि आप पहले से सस्पेंडेड चल रहे थे केस में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद। तो जिस समय पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद आपका सस्पेंशन पीरियड चलता है तो उस समय पर आपको हाफ सैलरी दी जाती है, और उस हाफ सैलरी देने के बदले में डिपार्टमेंट आपसे काम भी करवाता है। वो हो सकता है कि वो आपको ऑफिस में भी बुलाए, लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा काम करवाए, उसे आप यानी कि आपसे काम भी करवाया जाता है। लेकिन अगर आपकी सस्पेंशन पीरियड में हाफ सैलरी मिल रही थी और उसके बाद जब आपने अपील डाली थी, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप कन्विक्शन हो गए, क्योंकि ये जो सस्पेंशन का था ये पहले का चल रहा था, या मान लीजिए बाद में भी चला, आपकी कन्विक्शन के बाद भी चला, तो उसके बाद जब आपने अपील में गए तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर एज इट इज़ चल रही हैं। लेकिन जैसे ही आपका एक फाइनल रिजल्ट आया और रिजल्ट होने के बाद आप एक्विटल हो गए, अब आप बच गए, अब मतलब आप दोषमुक्त हो गए। तो जैसे ही आप दोषमुक्त होते हैं तो जिस पीरियड के लिए आपको आधा पैसा मिला था, वो सारा का सारा जो ड्यूज़ हैं, जो आपका पहले का था, जब आपको आधा सैलरी मिल रही थी सस्पेंशन होने की वजह से, वो सारा ड्यूज़ एक्विटल होने के बाद आपको सारा आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो जो मैंने सिचुएशन सारी बताई, ये सारी वो सिचुएशंस बताई कि जिस समय पर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं या आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे और फिर आपकी जॉब लग गई। अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कन्विक्शन की, उसमें ये था कि आप सरकारी जॉब पे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपका कन्विक्शन हो गया है और अभी आपकी सरकारी जॉब नहीं लगी है बल्कि लगने वाली है, तो क्या होगा? तो भी सेम सिचुएशन रहेगी कि आपको जो सज़ा मिली है उस सज़ा के बदले में आप हमेशा कोर्ट में जाएंगे, अपील में जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको सज़ा भी आपको निर्धारित हो गई है, आपको फिर भी जॉब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ आरोपी हैं, और आरोपी होने से आपके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हो जाता। आप जॉब के लिए अप्लाई करें, आप अपील कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि आपका केस पेंडिंग चल रहा है। ये मैं आपको तब बता रही हूँ कि चाहे आपका कन्विक्शन भी हो गया हो या आपका पहले से ही पेंडिंग केस चल रहा हो, मतलब दोनों ही सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि कन्विक्शन हो गया और आपकी जॉब लगने वाली है, आप अपील में चले गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगी। 1958 में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट आया था। उस एक्ट का सेक्शन 4 और सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए किसी का कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, आपका कन्विक्शन हो गया। ये जो कन्विक्शन जब हुआ है या ये आपका जो केस चल रहा है क्रिमिनल नेचर का, ये आपका फर्स्ट केस है, पहला केस है। आज से पहले आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जिस समय पर जजमेंट हो रही है उस समय आप अपने वकील साहब को कह सकते हैं, बता सकते हैं कि आप सेक्शन 12 का लाभ उठाइए। सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का पहला केस है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो आदतन हमेशा बार बार उसके ऊपर बहुत सारे केसेस नहीं हैं, तो अगर उसका पहला केस है तो उसको सेक्शन 12 का लाभ दिया जा सकता है। और जजमेंट में ये बहुत क्लियरली जज साहब लिख देते हैं कि इसका ये पहला केस है, ये हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, और इस सज़ा का इसकी सरकारी नौकरी पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो ये लाभ आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने वकील साहब को जजमेंट जिस समय पे जज साहब लिखवा रहे हों उस समय उनको याद दिलवाना आपने है। इसी तरह से अभी आपकी सरकारी जॉब लगी नहीं है लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब कभी भी लग सकती है, तो आप सेक्शन 4 का लाभ यहाँ पर उसी तरह से ले सकते हैं जैसे आपने सेक्शन 12 का लाभ लिया था जब आप सरकारी नौकरी पर थे। यहाँ पर भी आप अपने वकील साहब को बताएं कि जिस समय पर जजमेंट हो रहा है सेक्शन 4 का लाभ आपको मिलना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जजमेंट में बहुत क्लियरली लिखा जाएगा
कि ये इनका पहला क्रिमिनल केस है। आज से पहले इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हुआ था। इनकी किसी भी जॉब पर इस सज़ा का कोई भी विपरीत प्रभाव ना पड़ने पाए। तो ये आपके बहुत फेवर में जाने वाला है सेक्शन 12 और सेक्शन 4। इसको बहुत अच्छी सी तरह से ध्यान रखिएगा, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो भी, और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी। हाँ, एक बात और बहुत ज़रूरी है जो कि आपको याद रखनी है कि आप सेक्शन 12 या सेक्शन 4 का लाभ सिर्फ तभी उठा सकते हैं अगर आपका जो केस है उसमें सज़ा 2 साल से कम की है, या हो सकता है कि आपने जुर्माना लगाया है उस पर 200, 500, 1000, 2000 जो भी आप जुर्माना लगाएं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप सरकारी जॉब में भी हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कोर्ट में आपका केस पेंडिंग रहे। यहाँ पर आप कोर्ट में जा कर के आप अपना जुर्म कबूल कर सकते हैं और जज साहब को जितना भी उचित लगेगा 500, 1000, 2000 जितना भी वो जुर्माना चाहें वो उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो सेक्शन 12 और सेक्शन 4 का जो लाभ आपने लेना है वो सिर्फ इन्हीं दोनों स्थितियों में लेना है, या तो जो केस है उसकी सज़ा 2 साल से कम की हो या आपके ऊपर थोड़ा सा जुर्माना लगा हुआ हो। अब ये ऐसे कौन से केस होते हैं जहां पर आप इन सेक्शंस का लाभ उठा सकते हैं? जैसे सेक्शन 323, 341 का आपका केस है, इसमें जुर्म को स्वीकार करने के बाद भी आप सेक्शन 12 और सेक्शन 4 का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 379, 380, 504 आईपीसी, इनमें से कोई भी धारा अगर आपके पास आपके ऊपर लगी हो तो भी आप सेक्शन 12 और सेक्शन 4 प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बात बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि अक्सर जिस समय पर वकील साहब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल आपकी आर्ग्यूमेंट के ऊपर है, तो आप जब साइड में खड़े होते हैं तो आप याद से अपने वकील साहब को ज़रूर कान में बताएं कि वकील साहब मुझे सेक्शन 12 या सेक्शन 4 का लाभ जो आपने मुझे बताया था दिलवाने के लिए उसका जिक्र ज़रूर करें। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उस नौकरी के चलते आपके ऊपर कोई केस हो जाए तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद हो सकता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेशन करने के टाइम पर आपको सिर्फ 50% यानी कि आधी सैलरी मिलेगी, लेकिन जब अगर आप एक्विटल हो जाता है तो आपको बकाया सारी राशि आपको मिलेगी। इसी तरह से अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई केस लगा हुआ है तो भी आप ज़रूर उसका डिटेल फॉर्म में ज़रूर लिखें, और अगर आपके ऊपर केस बाद में अगर हुआ है तो भी डिक्लेरेशन फॉर्म जब आप जमा कर रहे हैं तो उसका जिक्र करना ना भूलें। क्योंकि जैसे ही आप जब कोर्ट में जैसे ही आप डिपार्टमेंट में अपना ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो उससे पहले आपके कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन में आप जितने भी डिटेल वहाँ पर दे रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन। और अगर वहाँ पर कोई भी बात उल्टी आ गई, यानी कि आपने फॉर्म में कुछ और लिखा था और पाया कुछ और आ गया, तो उसका फ़ायदा नहीं बल्कि उसका उल्टा नुकसान आपके ऊपर होगा। इसी तरह से कन्विक्शन भी अगर हो जाती है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके बाद भी अगर आप कन्विक्ट हो गए हैं तो भी आपको जॉब मिलेगी, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपील में जा सकते हैं, आप स्टे वहाँ पर ले सकते हैं, उसके बाद आप एक्विटल हो सकते हैं। और अगर एक्विटल नहीं हुए और आप कन्विक्टेड हो गए और ये आपका पहला केस था क्रिमिनल नेचर का, तो भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके वकील साहब प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1858 के तहत सेक्शन 4 या 12 जो भी आपके ऊपर लागू होता होगा उसका लाभ आपको दिलवाएंगे। मैंने आज के इस वीडियो में अपनी तरफ से सारे बुलेट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर कोई सवाल रह गया हो या मैं आपकी किसी क्वेरी को सेटिस्फाई ना कर पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।